नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे बिहार का इतिहास की। और इस बिहार के इतिहास को जानने से पहले आप लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास को अच्छे तरीके से स्टडी जरूर किया होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी की पूरी PDF जो इस टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जा रही है, कोई भी क्यूरी हो तो वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हम लोग बिल्कुल ही प्राचीन बिहार के इतिहास की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ उसके रिसोर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका रिसोर्स क्या क्या हो सकता है। तो रिसोर्स में वही सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने के दौरान पढ़ा होगा, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक साक्ष्य है यहाँ पे। अब पुरातात्विक स्रोत के रूप में, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जो भी यहाँ पे मृदभांड हो गया, अभिलेख हो गया, मूर्तियाँ हो गया, सिक्के हो गया, ऐसे बहुतायत मात्रा में मौजूद है जो कि पुरातात्विक साक्ष्य में मौजूद है। और उसकी पूरी तरीके से खुदाई होती है, ओरिएंटल खुदाई, वर्टिकल खुदाई, और वैसे खुदाइयों के माध्यम से उन सारी वस्तुओं को निकाल के इतिहासकारों के द्वारा या फिर पुरातत्ववेद जो होते हैं उनके द्वारा निकाला जाता है। और फिर उसको इतिहासकारों के द्वारा अपने अपने तरीके से उसका एनालिसिस करके इतिहास लेखन शैली किया जाता है। तो इसमें कुछ वस्तुएं बिहार से भी मिली हुई है जो कि हमें इस स्पेशल बिहार के अंतर्गत जानना है। दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य की, तो देखिए साहित्यिक साक्ष्य का मतलब क्या है कि लिपि है, उसको पढ़ा भी गया है, और अब उन लिपियों के संदर्भ में अगर पढ़ा गया है तो क्या क्या उसमें बिहार के बारे में जानकारी मिली है, उसके भी बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा धार्मिक साहित्य। अब धर्म से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे, चाहे हम लोग ब्राह्मण धर्म की बात कर लें, बहुत सारे वेद ग्रंथों की यहाँ पे रचना की गई। उसी तरीके से बौद्ध ग्रंथों की बात कर ले, जैन ग्रंथों की बात कर ले, जिसमें कुछ न कुछ बिहार के बारे में बोला गया है। उसी तरीके से यहाँ पे लौकिक साहित्य की हम लोग बात कर ले, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग कौटिल्य की ही बात कर ले, विष्णुगुप्त चाणक्य की ही बात कर ले, तो जो भी बुक लिखा गया ऐसे विद्वानों के द्वारा वो एक साहित्य के रूप में वो कहीं न कहीं बिहार के बारे में इंफॉर्मेशन देता भी है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे विदेशी विवरण, तो इसमें जो भी एक यात्रा वृत्तांत के रूप में समझ सकते हैं, चाहे वो वेनसांग आया, फाहयान आया, मेगास्थनीज आया, इत्सिंग आया, ठीक है, जो भी यहाँ पे आया हुआ है उन यात्रियों के द्वारा बिहार के संदर्भ में क्या बोला गया है, ये भी बिहार के इतिहास के स्रोत में काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बिल्कुल ही इनिशियल वे में हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हीं स्रोतों को अगर यहीं पे हम लोग देख लेंगे तो एक तरीके से टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पूरा पूरा हमारा फोकस बिहार ओरिएंटेड होना चाहिए, तथ्यों पे होना चाहिए। तो बिल्कुल हम लोग शुरू करते हैं पाषाण काल से, और पाषाण काल से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे बिल्कुल ही, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पैरेलल बढ़ते जाएंगे। और जहाँ जहाँ से बिहार से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग गेन करते जाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पाषाण काल की। अब पाषाण काल को पता है आप लोगों को कि जनरली यहाँ पे इसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब लिपि नहीं है, ना उसको पढ़ी गई है, तो लिपि है ही नहीं तो पढ़ी कहाँ जाएगी। दूसरा होता है यहाँ पे आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में देखिए लिपि तो है लेकिन इसको पढ़ी नहीं गई है, जिससे कि हड़प्पा काल। और तीसरा होता है यहाँ पे ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में लिपि भी है, इसको पढ़ी भी गई, और वहीं से वैदिक काल, खासकर उत्तर वैदिक काल का शुरुआत, ठीक है, पूरी तरीके से माना जाता है। तो बिल्कुल आसान है। अब इस पाषाण काल को ना कि यहाँ पे लिपि है ना यहाँ पे पढ़ी गई, लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की गुफाओं से रेखा चित्र जरूर मिला हुआ है। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि रेखा चित्र कब मिला हुआ है, तो पाषाण काल का ही लक्षण है, ध्यान रखिएगा, रेखा चित्र। अब यही है, आप देख पा रहे हैं पाषाण काल, इसका मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें बिल्कुल अगर सिंपल अगर डिफरेंस अगर आपको देखना है तो जो भी आदि मानव थे उस समय के जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, उनके हथियारों में वो स्किल, वो कौशल जो डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है, उन हथियारों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ये किस युग का यहाँ पे हथियार है। जैसे कि पूरा पाषाण काल बड़े बड़े पत्थरों का हथियार उतना फिनिशिंग नहीं दिखता था। मध्य पाषाण काल तक आते आते ये हथियार बहुत छोटे, मतलब छोटे छोटे हो गए, इतने छोटे कि
जो जानवरों के खाल निकालने के लिए भी ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। और उन खालों को सीने के लिए, जैसे आज सुई धागा के रूप में जानते हैं, तो उस समय सुई के रूप में उन हथियारों का प्रयोग किया जाता था। और सब यहाँ पे पत्थर के हुआ करते थे। तो देखिए कितना एक कौशल जो आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिनिशिंग जो दिखाई देता हुआ है मध्य पाषाण काल तक आते आते और बेहतरीन हो गया। नव पाषाण काल तक आते आते अब चूँकि यहाँ पे लकड़ी के भी हथियार मिलने लग जाएंगे, हड्डी के हथियार भी मिलने लग जाएंगे, और साथ में पत्थर का तो मिल ही रहा था। तो यहाँ पे और ही व्यापक रूप में देखेंगे तो एक बड़े पैमाने पे हथियार, छोटे मोटे औजार, बड़े औजार, सब ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बनने लगेगा। चूँकि नव पाषाण काल तक आते हैं कृषि का यहाँ पे खोज हो चुका था। अब आइए थोड़ा एक एक चीज़ को हम लोग देखते चलते हैं कि किन किन क्षेत्रों से क्या क्या मिला हुआ है। तो पूरा पाषाण काल का अगर हम लोग बात करें बिहार में, तो इम्पोर्टेंट जो प्लेस हो जाएगा वो है दक्षिण बिहार में। क्या मिला हुआ है? तो वहाँ पे हस्त कुठार, हाथ से ठीक है चलाने वाला जो भी लकड़ी का औजार होता था, चाकू के रूप में, खुरपा के रूप में। अब जो प्रमुख स्थान है जैसे कि मुंगेर है, गया है, नालंदा है, इसके अलावा वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण का जो एरिया है, यहीं पे ऊपर सोमेश्वर रेंज में वाल्मीकि नगर। नालंदा आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से मुंगेर है। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा गया का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुंगेर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ही यहाँ पे मध्य पाषाण काल में भी है, क्योंकि छोटे छोटे अब यहाँ पे हथियार बनना शुरू हो गए, तो इसीलिए इसको लघु पाषाण काल अर्थात इसको माइक्रोलिथिक के रूप में जाना जाता है। इसमें तेज धार वगैरह ठीक है काफ़ी बना होता था। तो इसमें एक जगह जो है बहुत फेमस है और वो है मुंगेर। तो पीछे भी पूरा पाषाण काल में भी मुंगेर था, मध्य पाषाण काल में भी मुंगेर है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा बिहार में स्थान है जहाँ से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों ही जगह से वो वस्तुएं मिली हुई है। उस जगह का नाम हो जाएगा मुंगेर। अब तीसरा बात करते हैं हम लोग नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल में अब चूंकि यहाँ पे पत्थर का हथियार बन ही रहा था, पत्थरों के हथियार के साथ साथ लकड़ी का, हड्डियों का भी हथियार बनने लगा। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे क्रांतिकारी का दौर आया, क्रांति का दौर आया, वो था कृषि। कृषि का पूरी तरीके से खोज मतलब हो गया। जो भी ठीक है जौ वगैरह रूप में, गेहूँ वगैरह के रूप में जो भी था इनिशियल स्टेज पे, वैसे सारे फसलों का यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाने लगा। कृषि का विकास हो गया। कौन कौन सा क्षेत्र है देखिए, यहाँ पे चिरांद हो जाएगा, सारण का क्षेत्र है छपरा वाला। उसी तरीके से चेचर, वैशाली का क्षेत्र है, यहाँ से हड्डी का उपकरण यहाँ पे मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से मनेर शरीफ पटना बहुत फेमस जगह है, तो मनेर पटना से भी कुछ वस्तु मिला है। और इसके अलावा भीम बांध मुंगेर, इसमें इस भीम बांध मुंगेर को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। तो इतना उम्मीद है कि क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं तो हम लोग ताम्र पाषाण काल। अब इस ताम्र पाषाण काल को आप आदि ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रख सकते हैं। थोड़ी बहुत लिपि आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि हड़प्पा काल में है, लेकिन उस लिपि को पढ़ी नहीं गई। तो ताम्र पाषाण काल में भी कुछ जगह है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चिरांद हो जाएगा सारण में, उसी तरीके से चेचर वैशाली में, उसी तरीके से यहाँ पे गया में हो जाएगा। इसके अलावा सोनपुर, राजगीर, पटना, मनेर, इसमें कुछ जगह यहाँ पे कॉमन हो सकता है। चूँकि वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में निरंतरता आ रही है, तो हथियारों को देख के ही, औजारों को देख के ही उस जगह को बार बार यहाँ पे चिन्हित किया जा रहा है। इसकी क्या खासियत है? तो देखिए पत्थर, लकड़ी, हड्डी का हथियार तो पहले भी बन रहा था नव पाषाण काल में। यहाँ पे तांबे का पूरी तरीके से हथियार का प्रयोग किया जाने लगा। मृद भांडों का यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि जब कृषि कार्य हो रहा है तो उन अनाजों फसलों को रखने के लिए मृद भांडों की ज़रूरत पड़ने लगी, जो कि मिट्टियों को बना के यहाँ पे लगातार रूप से इसका किया जा रहा था। अब यही जो ताम्र पाषाण काल है ना, इस ताम्र पाषाण काल को अगर आप उत्तर पश्चिमी भारत के संदर्भ में आप समझेंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें हड़प्पा काल में, तो यही जब ताम्र पाषाण काल जब यहाँ तक आ गया, तो अब ये जो ग्रामीण जो एक सभ्यता पूरी तरीके से डेवलप हुई, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन तक आते आते अब वो क्षेत्र पूरी तरीके से देखिए शहरीकरण वाला एरिया हो गया है हड़प्पा काल। ठीक है, बड़ी तेज़ी से इन सारे ही क्षेत्रों में कृषि का विकास होने की वजह से गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा जब गैर कृषि कर्म को प्रोत्साहन मिला तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी, श्रेणियाँ, ठीक है, मैंने शिल्पियों के रूप में विकास होने लगा। धीरे धीरे वस्तु
विनिमय प्रणाली का विकास होने लगा। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा जो बाजार डेवलप होने लगा, वो हमें इस सिंधु सभ्यता घाटी से समझने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ये जो प्रक्रिया हो रही है, आपको ध्यान रखना है, इतिहास की धारा है, हम लोग बह रहे हैं। तो ये सारा जो एरिया है अभी वर्तमान में जो अवशेष मिला है, ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से मिला हुआ है। जैसे वर्तमान में बहुत सारा पाकिस्तान का एरिया हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, ऐसे सारे क्षेत्रों से मिला हुआ है। लेकिन आपके लिए एक सुखद बात है कि बिहार के लिए ऐसे अभी इतिहासकारों के द्वारा हड़प्पाई वस्तु को कोई खोज नहीं किया गया है, और उम्मीद है कि इधर मिलेगी भी नहीं इधर, ठीक है, क्योंकि सारा जो पुरातत्वविद है इधर ही अपना जोड़ लगाए हुए हैं। तो इसीलिए बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कोई भी अवशेष यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। लेकिन लिंक करने के लिए आपको समझना है कि ताम्रपाषाण काल का ही जो एक बेहतरीन जो रूप है हमें इस हड़प्पाई काल में दिखाई देता है। लेकिन वही है कि हड़प्पा काल इतना अधिक विकास कर गया कि हर एक विकास के बाद कितना भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों ना हो जाए, उसका डिक्लाइन होना तय है। ये डिक्लाइन होने लगेगा, पुनः ये ग्रामीण सभ्यता में आ जाएगा, और अंततः ग्रामीण सभ्यता में आते 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 पूरी तरीके से हड़प्पाई जो सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता में आने के बाद ये लगभग लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे एक नए काल का विकास होता है, एक नए युग का आरंभ होता है, जिसको बोला जाता है वैदिक काल। अब इस वैदिक काल में क्या होता है आपको समझना है। तो ऐसा माना गया कि मध्य जो पश्चिम एरिया से बहुत सारे आर्य लोगों का भारत में आगमन हुआ। अब इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी है नहीं है, डजेंट मैटर, ठीक है, अपना अपना राय है, आप माने नहीं माने, खैर। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा माना गया कि जब यहाँ पे बहुत सारे आर्यों का कई खेपों में भारत में आगमन हुआ, तो इनके पास घोड़े वगैरह हुआ करते थे। तो ये जो उत्तर पश्चिम का जो इलाका था, चूँकि ये नदियों वाला इलाका था, ध्यान रखिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश ही था, एक से एक नदियाँ सिंधु से लेके उस समय सरस्वती नदी का भी, ठीक है, प्रवाह बना हुआ था। तो जो भी सप्त सिंधु प्रदेश, साथ साथ नदियों का जो क्षेत्र था, इन्हीं क्षेत्रों को इन वैदिक लोगों के द्वारा टारगेट किया गया, और उनकी जो उस समय प्राइमरी जो पशु के रूप में गाय ही हुआ करते थी, उन गायों को चला के, ठीक है, जो भी उससे दूध से बने वस्तुओं का ये लोग पूरी तरीके से, ठीक है, उपभोग करते थे। धीरे धीरे अब इनका विस्तार धीरे धीरे इधर अंदर के तरफ होने लगा। चूंकि ये जो इलाका है आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये जो गंगा यमुना का जो दोआब का जो क्षेत्र है, जितना आप इधर, ठीक है, अंदर की तरफ आएंगे तो चूंकि ये पूरा पूरा मैदानी प्लेन एरिया है, गंगेटिक एरिया आप इसे बोल सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर का क्षेत्र बिल्कुल मैदानी इलाका है। चूँकि यहाँ पे हिमालय पर्वत की देन है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो भी यहाँ पे नदियाँ हैं, सारी नदियों ने क्या किया कि यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है, अपरदन करके यहाँ पे निक्षेपण करके, या फिर टेक्टोनिक प्लेट का कारण ले सकते हैं, टेथिस सागर का अगर आप लोगों ने पहले होगा उसका यहाँ पे ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़े एरिया में मैदान बन गया। लेकिन इन मैदानों में क्या था, तो बहुत बड़े बड़े, ध्यान रखिएगा, वृक्ष हुआ करते थे, पूरा पूरा घना जंगल हुआ करता था, मैदानों में घना जंगल हुआ करता था। तो इन वैदिक काल के लोगों ने अंदर आना चाहा इधर, लेकिन उन जंगलों की वजह से बहुत अंदर ये लोग आ नहीं पाए, अर्थात बिहार तक ये लोग पहुंच नहीं पाए। तो इसी वैदिक काल में आपको पता है कि बहुत सारे वेद ग्रंथों की भी रचना की। और इस वैदिक काल को चूंकि दो भागों में बांटा जाता है, एक तो ऋग वैदिक काल को माना जाता है कि 1500 BC से लेके, ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, 1000 या 1000 BC माना जाता है, कहीं कहीं 900 BC भी माना जाता है। इसी समय बहुत सारे जब वेद ग्रंथों की रचना की गई, तो उसी समय एक ब्राह्मण जो ग्रंथ होगा शतपथ ब्राह्मण में, इसी में बोला गया कि पहली बार बिहार का प्रथम वर्णन इसी में मेंशन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। ऋग्वेद में कीकट बोला गया, बिहार को, बिहार के लिए माने मगध के लिए कीकट बोला गया, और यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए वात्य बोला गया। वात्य का मतलब होता है पापी, क्योंकि इस समय वैसी अवधारणा थी कि जो हम क्षेत्र में रह रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल ही शुद्ध क्षेत्र है, बिल्कुल प्योर क्षेत्र है, और जहाँ हम नहीं रह रहे हैं, माने आर्यों की मान्यता थी, वो सब वहाँ पे पापी लोग रह रहे हैं। तो इधर जो अगल बगल लोग थे, ये लोग उसको पापी बोलते थे, वात्य बोलते थे। यजुर्वेद में विदेह का उल्लेख है। विदेह मतलब वर्तमान में मिथिला के नाम से, ठीक है, काफ़ी फेमस है, मिथिलांचल के रूप में इसी राज्य का उल्लेख किया गया है। और उसके स्थापना बोला गया कि इक्ष्वाकुओं के जो राजा थे
निमि विदेह के द्वारा यहाँ पे किया गया। और आगे चल के इसी मिथिला में, ठीक है, जनक नामक राजा का भी आगमन होगा और फिर, ठीक है, उन्हीं की पुत्री जो मिली माता सीता के नाम से, ठीक है, तो उनका जो विवाह हुआ राम से हुआ। तो ये बिल्कुल एक कहानी है मिथिलांचल के लोगों के लिए, चूँकि ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मेरे लिए बताना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए, ऋग वैदिक काल तक तो यहाँ पे सप्त सिंधु प्रदेश तक ये लोग सीमित था, लेकिन हुआ क्या कि 1100 लगभग 1000 बीसी के आसपास 900 बीसी तक आते आते ऐसा माना गया कि इन लोगों के द्वारा लोहे की खोज कर ली गई। लोहे की खोज ने क्या किया कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी दौर परिवर्तन कर दिया। वैसे लोहे की खोज को 6ठी शताब्दी से पूर्व ही माना जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, एग्जैक्ट आप एक डेट को लेकर नहीं चल सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा पीछे करना पड़ता है इसको। तो उस समय जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे के बने हथियारों से इन बड़े बड़े वृक्षों को काटना आसान हो गया, जो कि इन गैंगेटिक प्लेन में सब था, और विन वृक्षों का कटाई किया गया। आर्यों का प्रमुख देवता के रूप में अग्नि था, ठीक है, अग्नि का प्रयोग किया गया। कुल मिला के बहुत बड़े मात्रा में जब जंगलों का जब कटाई किया जाने लगा, सफाई किया जाने लगा, तो धीरे धीरे आर्य लोग, अब ये लोग माइग्रेट करके भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ ये लोग मूव कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मूव करने का कारण क्या है समझिए, एग्रीकल्चर, कृषि पे ये लोग बहुत अधिक अब धीरे धीरे जोड़ देना शुरू कर दिया है। तो अब धीरे धीरे मूव भी कर रहा है, तो इनका एरिया भी बढ़ रहा है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए कि पहले क्या सब होता था, कुल माने आज बोलते हैं ना, किस कुल से हो, अर्थात किस खानदान से हो, किस परिवार से हो, तो उसका एरिया सीमित होता है, एक फैमिली के स्तर पे होता है। तो बहुत सारे कुल को मिला के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कुल को मिला के एक यहाँ पे जन बना दिया गया। अब ऐसे बहुत सारे जन को मिला के एक एक जनपद यहाँ पे बना दिया गया। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, एक एक यहाँ पे जनपद बना दिया गया, और बहुत सारे जनपदों को मिला के फिर देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक महाजनपद का निर्माण होने लगा। और फिर उत्तर वैदिक काल तक आते 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 वहाँ पे फिर एक नया काल शुरू हो जाएगा, महाजनपद काल। तो थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। अब इस वैदिक काल के अंतर्गत आपको मैंने बताया अभी कि कैसे, अब देखिए ये लोग धीरे धीरे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ ये लोग देख रहे हैं, इधर सब मूव कर रहा है इधर, ठीक है, आर्यों का इधर पूरी तरीके से मूवमेंट इधर चालू है। अब यही सब आते आते इधर इधर देख पा रहे हैं, ठीक है, महाजनपद का भी धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, और उसमें आप देख रहे हैं कुछ मगध जनपद टाइप का, ठीक है। उसी तरीके से इधर देखते चलिए, कुरु, पंचाल, ठीक है, कौशल, विदेह, ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे जनपद इनिशियल स्टेज में आपको दिखाई देंगे यहाँ से। तो अब इस काल शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल। बिहार में देखिए जो आर्यों का जो आगमन माना जाता है, इसी समय माना जाता है कि लगभग 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक इन लोगों का मूवमेंट बिहार की तरफ होना शुरू हुआ है। और शतपथ ब्राह्मण में यहाँ पे आर्यों के आगमन और विस्तार के बारे में जानकारी दी गई है, पूरी तरीके से इसमें मेंशन किया गया है। कुछ कुछ कहानी है, कहानी में देखिए क्या रखा है, ठीक है, उसको फिर कोई उसका प्रूफ तो है नहीं, कुछ प्रमाण ऐतिहासिक स्रोत तो है नहीं, तो ऐसी चीज़ों से बचना है कि किस ऋषि ने, किस ब्राह्मण ने क्या बोला था, क्या नहीं किया था, कोई रोल नहीं है आप उसका। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं महाजनपद काल के रूप में। अब देखिए इस महाजनपद काल तक आते आते अब 16 महाजनपदों का उदय हो गया। बहुत सारा जो एरिया था कुरु, पंचाल के रूप में, ठीक है, वो धीरे धीरे और एक्सपेंड करता गया। उसके समानांतर और भी महाजनपदों का बनना यहाँ पे शुरू हो गया। तो उस समय देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, चूँकि यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी उदय हो चुका था, जैन धर्म का भी उदय हो चुका था। तो उनके जो ग्रंथ हैं, जैसे कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, इन सारे ही ग्रंथों में इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपद इस क्षेत्र में उस समय मौजूद थे। अब ये 16 महाजनपद ऊपर से देखेंगे, तक्षशिला से लेके तक्षशिला, गंधार, कुरु, मत्स्य, अवंतु, ठीक है, ऐसे ऐसे 16 यहाँ पे महाजनपद है। क्योंकि हम लोगों को स्टडी करना है बिहार के बारे में, तो देखते हैं कि बिहार के क्षेत्रों में कौन कौन से यहाँ पे महाजनपद है। तो पहला हो जाएगा मगध। मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगिरी, माने राजाओं का घर, जहाँ पे राजा का वास होता था, राजगिरी। अब फिर वर्तमान में उसके क्षेत्रों की बात करें तो पटना, गया और नालंदा, यही है मगध का इलाका। ध्यान रखिएगा, इधर आपको पटना, ठीक है, यहीं पे इधर नीचे गया और यहीं पे बगल में इधर नालंदा।
उसके बाद से यहाँ पे अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी, बिल्कुल ये पूरब के क्षेत्रों की तरफ। ये देख रहे हैं अंग, यही है अंग। इस पे आ जाएगा भागलपुर और वर्तमान में मुंगेर का इलाका। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे वज्जी संघ। वज्जी संघ मतलब वैशाली, इसकी राजधानी थी वैशाली। चूँकि एक संघ है, एक यूनियन है यहाँ पे, पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इसमें 8 क्षेत्रों के जो सदस्य मौजूद हुआ करते थे, और इसी में एक क्षेत्र हुआ करता था लिच्छवी, जो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र के रूप में इसी लिच्छवी को यहाँ पे माना जाता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मगध साम्राज्य का विस्तार की। आखिर इस मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, और यही मगध साम्राज्य आगे चल के भारतीय इतिहास का एक वास्तविक संस्थापक के रूप में, वास्तविक जनक के रूप में जाना जाता है। और वाकई में इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत इसका इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही दमदार रहा है, जो कि आज भी भारतीय इतिहास को पूरी तरह से गौरवान्वित करता है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से शासक हुए हैं, कौन कौन से वंश हुए हैं, जिसने पूरे भारत को इतना गौरवान्वित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसका जो उल्लेख मिलता है हमें अथर्ववेद, दीपवंश, महावंश और पुराणों में। इन चारों को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। यही है मगध साम्राज्य जब अपने पीक स्टेज में हुआ करता था। खासकर जब एक शासक आएगा धनानंद के समय, घनानंद भी बोला जाता है, ठीक है, नंद डायनेस्टी का होगा, तो एक बहुत बड़े एरिया में पूरी तरीके से कवर करेगा। इसकी जो राजधानी थी राजगृह थी, और इसी राजगृह को वर्तमान में राजगीर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। इसके साम्राज्य विस्तार के अगर कारणों की हम लोग बात करें तो भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति का मतलब कि ये जो मगध का जो इलाका है यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ही इतनी शानदार जगह पे था कि दक्षिण में पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार का एरिया खनिज संसाधनों से संपन्न था। वृक्ष, पूरी तरीके से जंगल चारों तरफ फैला हुआ था। ऊपर देखें तो हम लोग ऊपर बिल्कुल गंडक नदी के दक्षिण में, गंगा नदी के दक्षिण में, और इधर से सोन नदी की एंट्री हो रही है। तो एक बहुत बड़ा जो भौगोलिक अवस्थिति था, इसके लिए बहुत माने एकदम मेजर जो फैक्टर था इसकी भौगोलिक लोकेशन। आर्थिक की बात करें तो यहाँ पे कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था थी, चूँकि 3 नदियों का इतना बड़ा प्रवाह क्षेत्र था, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। मानसूनी जलवायु भी थी, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो देखिए, शासकों की जो कुशल जो रणनीति थी, कुशल शासक, योग्य शासकों ने इस मगध साम्राज्य को और 4 चांद पे लगा दिया। बहुत तेज़ी से लोग ग्रो करना शुरू किया, आसपास के क्षेत्रों को अपना साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत बढ़ाना शुरू किया, जिसमें एक प्रमुख पार्ट हुआ करता था वैवाहिक नीति। उसी तरीके से सैन्य हो जाएगा। सैन्यों के लिए मतलब एक जंगलों में बहुत अधिक जो हुआ करते थे, हाथियों को पकड़ के लाना, सेना के रूप में शामिल करना। उसी तरीके से जो भी यहाँ पे संसाधन, खनिज संसाधनों का प्रयोग करते हुए, खासकर जो लोहा और कोयला था उसको गला गला के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना। और सामाजिक व्यवस्था के तहत बात करें तो देखिए, बिल्कुल अब ये क्षेत्र कटा हुआ है, क्योंकि आर्यों का तो आगमन हो रहा है ना, और आर्य उस समय जहाँ जहाँ जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल में, धार्मिक कर्मकांड, समाज को बांटने का कहीं ना कहीं वो लोग काम कर रहे हैं, जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह की गतिविधि अगर देखा जाए तो आर्यों में बहुत तेज़ी से पनप रही थी। लेकिन इस मगध साम्राज्य के अंदर देखा जाए तो उस समय ये इस सामाजिक विषमताओं से बचा रहा। कारण यही है कि उस समय ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय हो गया, जैन धर्म का उदय हो गया, जिसने ब्राह्मण धर्म को एक अच्छा खासा उस समय चैलेंज भी दिया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और आगे। अब यहाँ पे इस मगध साम्राज्य को ऊपर ले जाने वाले बहुत सारे वंशों का यहाँ पे योगदान है। इन सारे ही वंशों को आप लोग यहाँ पे देखते चले, बारी बारी से हम लोग देखते चलेंगे, सारा का सारा वंश कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बृहदत्त वंश। देखिए, बृहदत्त वंश की कोई ऐतिहासिक प्रामाणिकता तो नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि इसका लिंक महाभारत से होता है, और महाभारत को यहाँ पे बिल्कुल ही हिस्ट्री में ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पे बिल्कुल उसको ठीक है स्टडी इस तरह से नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, इसीलिए मेरी बताना यहाँ पे मजबूरी है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे स्थापना जो किया गया बृहदत्त के द्वारा, एक फेमस व्यक्ति हुआ बृहदत्त, उसी के द्वारा इस बृहदत्त वंश की स्थापना की गई थी।
और आप लोगों ने महाभारत में जरूर ही इसका नाम सुना होगा। अब इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया और इसी का एक पुत्र होगा परम प्रतापी, जो इसका पुत्र होगा शासक होगा जरासंध। अब इसी जरासंध को श्री कृष्ण के द्वारा, ठीक है, कूटनीतिक चाल के जरिए भीम को यहाँ पे लाया जाएगा और भीम के द्वारा जब ललकारा जाएगा तो फाइनली ये जो जरासंध है उस मल्ल युद्ध में ये मारा जाएगा। अर्थात अब इस हिसाब से देखा जाए तो अब वहाँ पे तो पांडव का कंट्रोल होना चाहिए या फिर कोई जो अन्य शासक है उनका कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक एक अस्पष्टता की जो स्थिति दिखाई देती है वो हमें देखने के लिए मिलती है। खैर, जरासंध का पुत्र होगा सहदेव और आगे चल के जो इसका अंतिम शासक होगा रिपुंजय। इसका नाम याद रखिएगा, बीपीएससी पूछ सकता है। रिपुंजय अंतिम शासक रिपुंजय होता है, लेकिन साक्ष्य का यहाँ पे अभाव है, इसीलिए ठीक है आप लोग इसे एक बार देखें जरूर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए इम्पोर्टेंट है, अदर स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरा हर्यक वंश। अब इस हर्यक वंश से पूरी की पूरी ऑथोरिटी प्रदान करता है, पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा पूरा साक्ष्य मिलता है और इसको पूछा ही जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं बिंबिसार, इसका पुत्र अजातशत्रु, उसका पुत्र उदायन, इसका पुत्र यहाँ पे नागदशक। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या क्या परंपरा यहाँ पे चलती है, किस तरीके से ये लोग अपने पिता को मार के राजगद्दी को हथियाने का ये लोग प्रयास करता था। बड़ा सब निकम्मा पुत्र हुआ है यहाँ पे, लेकिन साम्राज्य विस्तार को ये सब आगे बढ़ाया है। पहला हम लोग बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। ठीक है, तो बिंबिसार की बात करें तो ये कहीं न कहीं देखिए बृहदत्त ने अगर नींव रखी थी तो एक वास्तविक संस्थापक के रूप में और कोई नहीं हुआ बल्कि बिंबिसार हुआ। और बिंबिसार ने हमेशा से ही अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीतियों को बढ़ाते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों पर अटैक किया और उसका वैशाली पे बहुत अधिक ध्यान रहता था। चूँकि वैशाली अगर आप देखेंगे बिहार के क्षेत्रों को तो अगर एक गंगा नदी है, ठीक है, तो बिल्कुल नीचे ये का इलाका है मगध का और ऊपर का इलाका ये वैशाली का इलाका है। बहुत संसाधन संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। वैशाली पर बिंबिसार के द्वारा आक्रमण किया गया, लेकिन वैशाली में चूँकि 8 संघ मिले हुआ करते थे जो बिंबिसार को जीतने नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसका ठीक है आप कह सकते हैं कि पूरी इसकी दिली ख्वाहिश थी कि वैशाली पे हम कंट्रोल कर लें, आगे चल के इसका पुत्र जो अजातशत्रु आएगा तो इस वैशाली पे कंट्रोल करेगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी मैत्रीतापूर्ण संबंधों की नीति को ठीक है आगे बढ़ाते हुए अवंती का जो शासक यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही है अवंती का क्षेत्र। यहीं पे एक शासक होगा चंड प्रघोत, बेचारा एकदम उसके जो भी अपने राजवैद्य थे सब सरेंडर मोड में थे कि अब तुम बच नहीं पाओगे, लेकिन यही है बिहारी डॉक्टर, ठीक है, जीवक को भेज के उसकी जान को बचा लिया गया, अर्थात बिंबिसार के द्वारा। अब सोचिए परम मित्र हो गया, और परम मित्र का मतलब कि चलो भाई जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। इसका मतलब कि अब मगध का जो क्षेत्र है धीरे धीरे एक्सपेंड करके इस अवंती के क्षेत्रों तक यहाँ पे आ गया। इस कदर दोनों में दोस्ती हो गई, या फिर एक एहसान भी आप कह सकते हैं। फिर इसने अपनी वैवाहिक संबंधों की नीति को जारी रखा, कई जगह प्रयास किया, हाथ पैर मारा, लेकिन इसको लगा कि नहीं इसे काम नहीं चलेगा, तो ये वहाँ शादी करता था जहाँ पे कोई उसका भाई नहीं होता था, मैंने नवासा धन लेने के लिए होता था ना। तो यहाँ पे पहला है चेलना से शादी किया। चेलना कहाँ की थी तो ध्यान रखिएगा, लिच्छवी नरेश, ध्यान रखिएगा, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी चेलना। उसी तरीके से कौशल नरेश प्रसेनजित की जो बहन थी कौशला थी। उसी तरीके से यहाँ पे क्षेमा है, मद्र एक छोटा सा क्षेत्र था, मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा थी। 3 जगहों पे ये विवाह करेगा और आगे जब ठीक है जब आएगा अजातशत्रु तो इसी कौशला का पुत्र होगा, अजातशत्रु इसी कौशला का पुत्र होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा बुद्ध इसी बिंबिसार के समकालीन थे, और बुद्ध ध्यान रखिएगा वो बुद्ध नहीं है, ये बुद्ध है, ठीक है, बुद्ध के समकालीन है। और बुद्ध के द्वारा इसी बिंबिसार के समय ही जो निर्वाण की जो प्राप्ति की गई थी, माने एक जो कंप्लीट जो शिक्षा उनको मिला हुआ था उसी निरंजना नदी के तट पे बोधि वृक्ष के नीचे उनको यहीं पे मिला हुआ था। लेकिन आगे जब बुद्ध की जब महापरिनिर्वाण की जब प्राप्ति हो गई, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो होगा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के समय। दोनों में अंतर है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखते चलिए। आम्रपाली के नाम सब लोग भली भांति सर ठीक है परिचित होंगे। आम्रपाली चूंकि वैशाली की थी
वैशाली की फेमस नर्तकी, एक वैश्या के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन सालवती को बिंबिसार ने अपने यहाँ फेमस करवाया, क्योंकि इसको लगा कि भाई वहाँ पे इतनी सुंदर जब नर्तकी है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। राजगृह में सालवती को, ठीक है, इसको प्रमोट किया। ध्यान रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सालवती। और इसका बोला गया कि ठीक है, जो चार्ज भी था आम्रपाली से सालवती का 2 गुना हुआ करता था। ठीक है, इस टाइप का बातों को लिखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग अजातशत्रु की। अजातशत्रु अब इससे अब रहा नहीं गया, चूँकि लंबे समय तक बिंबिसार का शासन जो कार्य है, इसके शासन कार्य में बाधा बन रहा था और बिल्कुल पितृहांता पुत्र के रूप में साबित हुआ। अपने पिता को ही ये पूरी तरीके से हत्या करके राजगद्दी पे बैठा, इसीलिए इसको कुड़िक बोला गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसने राजगीर का पूरी तरीके से किलेबंदी करवाया, क्योंकि राजगीर में उस समय अगर देखेंगे तो वैशाली के लोग भी पूरी तरीके से एक्टिव थे। जो भी 8 जो क्षेत्रों में जो संघ के रूप में जो बटा हुआ था, यूनाइट होकर वो लोग भी अटैक करता था। तो इसका किलेबंदी भी करवाया अपनी सिक्योरिटी के लिए। और साथ में वैशाली पे आक्रमण करने के लिए इसने क्या किया कि अपने वशकार, ये किसका मंत्री है, स्पाई है, एजेंट है, गुप्तचर है, वैशाली भेज दिया कि जाकर देखो कि वैशाली को कैसे हराया जाएगा। ये गया, पूरा वहाँ रहा वेश बदल के लंबे समय तक, और सारा का सारा वैशाली का पूरा जो होता है ना खुफिया, कहाँ से अटैक करें, कैसे करना है, सारा उसकी इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है अजातशत्रु तक दे दिया। और उसी समय अजातशत्रु ने रथ मुसल और महसिल कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। मैंने इसको समझ सकते हैं, रथ मुसल में जैसे बल्लाल देव बाहुबली वाला जो घूमते रहता है आगे चक्री, और महासिल कंटक माने ठीक है किलो को तोड़ने वाला बड़ा बड़ा, ठीक है, जो पत्थर होता है, जिसे कि बाहुबली के द्वारा जो त्रिपाल में आग जला के मारा जाता था, कुछ उस टाइप का यहाँ पे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। इससे अस्त्र शस्त्रों की यहाँ पे खोज भी की गई। तो कहीं ना कहीं देखिए एक टेक्नोलॉजी की तरफ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और इसी के समय बुद्ध को महापरिनिर्वाण की, ठीक है, प्राप्ति भी हुई। कहाँ प्राप्ति हुई, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कुशीनगर में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ठीक है, मल्लो के क्षेत्र में। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय हुआ है, ध्यान रखिएगा, वैभार की पहाड़ी में। वैभार की पहाड़ी में राजगीर की सप्तपड़ी जो गुफा है, उसी में एक वैभार पहाड़ी है, ठीक है, उसी पे हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे उदाइन की, तो उदाइन ने भी वही किया जो इसके पिता ने किया। इसने भी क्या किया, तो अपने पिता को मार दिया। पितृहंता पुत्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसने अपना राजधानी राजगिरी से पटना स्थानांतरित किया। अब सोचिए, राजगिरी से अगर ये राजधानी पटना स्थानांतरित कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ों को, प्रशासनिक चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए। चूँकि अब वो क्षेत्र तो बचा नहीं, इधर मगध का इलाका इधर अवंती हो गया, इधर कौशल तक फैल गया, इधर वैशाली तक इधर फैल गया था, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया था। सेंटर में राजधानी करना जरूरी हो गया था, ट्रांसफ़र कर दिया। तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि किस शासक के द्वारा राजधानी राजगिरी से पटना स्थानांतरित की गई थी। उस शासक का नाम है उदाइन। अब यहाँ पे जो अंतिम जो शासक होगा इस हर्यक वंश का, इसी उदाइन का जो छोटा पुत्र होगा नागदशक, बेचारा ये बिल्कुल ही निकम्मा निकलेगा और इसके निकम्मेपन का फ़ायदा उठाएगा इसके एक मंत्री अर्थात शिशुनाग के द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब शुरू हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने क्या किया, तो उदाइन को मार गिराया, और जब उदाइन को मार गिराया तो अब अगला शासक यही होगा, शिशुनाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शिशुनाग, ठीक है। इसने क्या किया कि अपनी जो राजधानी थी पटना से स्थानांतरित करके, मैंने पटना मैंने पाटलिपुत्र, वैशाली कर दिया। चूँकि वैशाली तो पूरा अपना कंट्रोल में आ गया था। और सिंहली जो अनुश्रुति है बौद्ध धर्म के अनुसार बोला गया कि 18 वर्षों तक ये शासन किया मगध में। बस इसके लिए इतना ही पर्याप्त है। अब शिशुनाग का ही जो पुत्र होगा कालाशोक, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा आप लोग, कालाशोक। कालाशोक के बारे में अगर देखा जाए तो इसने क्या किया कि वैशाली में, क्योंकि राजधानी थी उस समय, तो वैशाली में इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति कराई गई थी। क्योंकि जो भी ये शासक आ रहे हैं ना, उदाइन बस एक जैन धर्म का सपोर्टक होता है, बाकी सारे जो शासक है देखेंगे तो बौद्ध धर्म के ही, ठीक है, सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का इसी समय, ठीक है, हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति में चूँकि आपको पता है कि स्थविर और यहाँ पे महासांघिक के रूप में बौद्ध
संप्रदाय में पूरी तरीके से विभाजन हो गया। स्थिविर माने यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, हीनयान, हीनयान, और यहाँ पे महासंघिक मतलब हो जाएगा महायान। महायान का मतलब कि जो बुद्ध को, ठीक है, एक महान पुरुष के रूप में मानते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉरी, बुद्ध को जो एक मूर्ति के रूप में मानते हैं, माने मूर्ति पूजा होना चाहिए, और हीनयान में मतलब बुद्ध को एक महान पुरुष के रूप में मानते हैं, ठीक है, माने महायान में देवता के रूप में और यहाँ पे पुरुष के रूप में। खैर यहाँ पे आप लोग ठीक है जरूर देखा ही होगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो काल अशोक के बारे में दो मोटे तौर पे इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अब उसके बाद जो शासक आएगा यहाँ पे नंदीवर्धन, यही होगा एक अयोग्य शासक के रूप में आएगा, और इस नंदीवर्धन को पुनः जो नंद वंश का जो शासक होगा महापद्म नंद, उसके द्वारा पराजित कर दिया जाएगा, और बेचारा ये शिशुनाग वंश यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के आपने देखा कि किस प्रकार से क्षेत्र एक्सपेंड करके बढ़ते गया, ठीक है, और वैशाली से किस तरीके से पटना राजधानी भी बनाया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया था, तो वैशाली से इसने राजधानी स्थानांतरित करके पुनः कहाँ ला दिया, पटना ला दिया। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने बाप बेटा के जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग नंद वंश। तो नंद वंश का यही जो शासक है महापद्म नंद, ठीक है, एक शूद्र माना जाता है इसको, कि एक शूद्र माता के गर्भ से पैदा हुआ था, और इसने पूरी तरीके से क्षत्रियों का नाश करने के लिए परशुराम टाइप का अपना रूप ग्रहण किया। इसको लगा था कि पूरे के पूरे क्षत्रियों को हम नाश ही कर देंगे, ख़त्म ही कर देंगे, और उसी के संदर्भ में इसने एक उपाधि धारण किया हुआ था। उस उपाधि का नाम है सर्वत्र छत्रक नाशक, सर्वत्र छत्रक नाशक, बीपीएससी पूछ सकता है। दूसरा इसने क्या किया था, तो कलिंग पर आक्रमण भी किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था, वहाँ के जो हाथी वगैरह होते थे, कलिंग में उड़ीसा का क्षेत्र है, वहाँ पे जंगल एरिया था। तो कलिंग पे जब आक्रमण किया तो वहाँ पे एक राट की उपाधि धारण की। दोनों उपाधियाँ इसकी याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है। उसके बाद से इस वंश का अंतिम शासक आएगा घनानंद, एक अयोग्य और बेहद ही बिलासी शासक था। बिलासी मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब दिन रात मदिरा शराब में डूबे रहने वाला, नर्तकियों के साथ मौज करने वाला, कुछ इस टाइप का एक घनानंद शासक हुआ था। घनानंद धनानंद भी बोला जाता है। इसने एक काम किया, तो कलिंग में ध्यान रखिएगा, कलिंग में इसने नहर खुदवाया, ये भी बहुत फेमस है, नहर खुदवाया। लेकिन बाद में चल के जब एक ब्राह्मण व्यक्ति चंद्रगुप्त का जो गुरु होगा, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, जो भी नाम दे दें वो नाम कम है उस व्यक्ति के लिए। जब वो आया घनानंद को कुछ परामर्श देने के लिए कि देखो सिकंदर बिल्कुल तुम्हारे दरवाजे तक आ चुका है, अलर्ट हो जाओ, तो इस घनानंद के द्वारा उसको अपमान करके चोटी पकड़ के बाहर निकलवा दिया गया। और उसी समय, ठीक है, घनानंद को मारने के लिए कौटिल्य के द्वारा एक कसम खा लिया गया कि जब तक भाई चोटी को हम नहीं इसको, ठीक है, कवर करेंगे, बांधेंगे नहीं, जब तक तुम्हारा पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद ना कर देंगे। तो ये चलते रहेगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे, अभी वो चीज़ें आपको लिंक हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुल मिला के क्षेत्र बढ़ते गया। इसको बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को और अच्छी तरीके से स्पष्ट हो सके। अब यहाँ पे यही है, देखिए घनानंद के समय चूँकि इतना बड़ा एम्पायर हो चुका था, और ये जो पूर्वी जो सीमा थी ये बिल्कुल ही सिक्योर थी, लेकिन पश्चिमी सीमा देखिए इधर इतना सिक्योर नहीं थी। पूरब में तो इधर चलिए, इधर बे ऑफ बंगाल है, योग्य शासक यहाँ पे मौजूद है। इधर हिमालय है जो भारत के बाप के रूप में देखिए भारत को पूरी तरीके से रक्षा कर रहा है। लेकिन इधर जो हिंदकुश की जो पहाड़ियाँ है, खासकर खैबर दर्रा, वो अभेद नहीं रहे थे। कुछ दर्राओं के माध्यम से विदेशी आक्रमण होना तय था, और उसी समय अरस्तु का चेला सिकंदर विश्व विजेता बनने की ललक में पड़ा हुआ था। और आपको पता है ना कि अरस्तु का, ठीक है, गुरु प्लेटो का गुरु, ठीक है, सोक्रेट, तो एक से एक वहाँ पे थिंक टैंकर हुए उस यूनान के क्षेत्रों में, और उन्हीं से प्रभावित होके सिकंदर एक 20-22 साल का नवाब, देखिए, विश्व विजेता बनने की राह में यहाँ पे चल पड़ा, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। पूरी तरीके से जो पर्शियन एम्पायर था, उस बड़े से एम्पायर को रौंदते हुए भारत में एंट्री किया। और भारत में देखिए जब यहाँ पे एंट्री किया तो उस समय तक्षशिला, यही होता था तक्षशिला, आपको पता है, तक्षशिला का एक शासक हुआ करता था आम्भी।
और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में आपको पता होना चाहिए कि एक समय ये पूरा का पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था, जो कि चाणक्य के जो पिता हुआ करते थे, इसका प्रोफेसर हुआ करते थे। तो सारा माजरा समझ गए थे कि भाई विदेशी आक्रमण हो रहा है, क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। उस बात को अपने पुत्र से भी शेयर किए। पुत्र भी बहुत गुणवान था, होशियार था, वो समझ गया कि क्या होने वाला है। तुरंत भागे भागे गया वो घनानंद के दरबार में, लेकिन घनानंद ने तो उसका अपमान कर दिया। तो यही था तक्षशिला का शासक आम भी बेचारा बीबी के चंगुल में फंसा हुआ था। ऐसे यही होता है, समझ रहे हैं ना। जब आंतरिक स्थिति आपकी गड़बड़ हो ना, ठीक है, तो फिर मामला कहीं से आपका ठीक हो ही नहीं सकता है। बाहर कितना भी स्ट्रगल आप फाइट कर लेंगे, लेकिन घर पे अगर आपकी स्थिति खराब हो तो लंबे समय तक नहीं चल सकता है। यही था, आंधी की बीबी से बनता नहीं था, बेचारा परेशान था ये भी, ठीक है। सिकंदर आया, इसको एक झटके में लपेट लिया, बेचारा सरेंडर कर दिया। और आंधी ने सिकंदर को माना जाता है कि मोटिवेट भी किया कि जाओ आगे, ठीक है, आगे और संपन्न क्षेत्र है, अर्थात पोरस से युद्ध करो। पोरस से युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में बेचारा पोरस हार गया, लेकिन अपना वीरता का जिस तरीके से परिचय दिया, सिकंदर ने उसको अपना गले लगा दिया। और ठीक है, उसकी बीबी जो थी, रेक्सोना करके कुछ नाम था उसकी बीबी का, उसके ठीक है भाई भी बना दिया। तो अब पोरस सगा संबंधी भी हो गया। अब यहाँ पे सिकंदर की यही इच्छा थी कि भाई आम भी मेरा साथ दे, पोरस साथ दे, और हम भारत के पूर्वी के क्षेत्रों की तरफ, मगध के क्षेत्रों की तरफ अटैक करें। लेकिन चूंकि इसी समय चंद्रगुप्त पूरी तरीके से बड़ा हो रहा था, और उसका जो गुरु कौटिल्य की अगर हम लोग बात करें तो पूरी तरीके से उसकी शिक्षाओं को दे रहा था और समझ रहा था कि हमें क्या करना है। सोचिए, ठीक है, वहाँ से आया वो, आके गुस्सा तो बहुत था, चाहता था कि अपने शिष्य से भाई घनानंद को मरवा ही दे। लेकिन अभी प्राइमरी जो दुश्मन था सिकंदर था, इस सिकंदर को भगवाने के लिए, मैंने भगाने के लिए बोला गया कि भाई पूरी तरीके से अफवाह फैलाया गया उस समय कि देखो ब्यास नदी के अगर पूरब में जाओगे तो बड़े बड़े हाथी कुचल डालेंगे, वहाँ पे भगवानों का, देवताओं का कंट्रोल होता है। और कई सारी कूटनीतिक गतिविधियों के माध्यम से फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य सफल रहा। अब यहाँ से उसके सैनिकों के द्वारा बिल्कुल सरेंडर कर दिया गया कि भाई हम नहीं जाएंगे। इसी क्रम में सिकंदर के द्वारा बुकेफाला और निकाया जैसे दो उपनिवेशों के अपने घोड़ों के नाम पे कुछ स्थापना भी किया गया। और सिकंदर फिर यहीं से देखेंगे बिल्कुल ब्यास नदी के इधर, ठीक है, इधर से ही किनारे किनारे होके इधर देखिए समुद्री मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से, और समुद्री मार्ग से ये वापस लौट के चला गया। और इसके साथ साथ इसका जो एक सेनापति था निर्याकस, वो भी साथ में चला गया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे नहीं गया। वो समझ रहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है, ये अपनी साम्राज्यवाद विस्तार नीति को बढ़ाते हुए ये यहीं पे रुक गया। और आगे चल के देखिए, इसी सेल्यूकस निकेटर से जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उस घनानंद को मार दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा, तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होगा। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हारा जाएगा और अपनी पुत्री हेलिना का जो विवाह कर देगा चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसी के दरबार में सेल्यूकस निकेटर अपने, ठीक है, दरबारी व्यक्ति मेगास्थनीज को भारत भेजेगा, जिसके, ठीक है, बहुत फेमस बुक मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, लिखी गई है। तो कहानी तो देखिए कुल मिला के यही है। इतना से आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कल बात करेंगे हम लोग पार्ट सेकेंड में, मौर्य वंश से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि अगला पार्ट में पूरा का पूरा बिहार का जो पोर्शन है आप लोगों का यहाँ से कवर हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।